नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हम सभी ने 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सीनियर पर्सन्स सेलिब्रेट किया। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं 80 वर्षीय युवकोचित उत्साह के धनी श्री कल्याण सिंह जी कोठारी से। कोठारी जी का जीवन बहुआयामी रहा है। पत्रकारिता से अपना करियर शुरू करते हुए उन्होंने जहां प्रिंट मीडिया में काम किया, न्यूज एजेंसी में काम किया, लगभग 3 दशक की अपनी पारी वहां पूरी करने के बाद आप समाज के विभिन्न मुद्दों से जुड़े, बाल अधिकारों से लेकर के महिला अधिकार और इसी के साथ साथ पत्रकारिता के जो शोध अनुसंधान के पक्ष हैं उनके साथ जुड़ते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कोठारी साहब के उस पूरी जीवन यात्रा पर। कोठारी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। हमारा ये कार्यक्रम गुरु मंत्र, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मीडिया से जुड़े हुए ऐसे प्रमुख व्यक्तित्वों जिनका जीवन अनुकरणीय रहा, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत काम किया, वे नई पीढ़ी को कुछ प्रोत्साहित कर सकें और प्रेरित कर सकें। उसी दृष्टि से आज हम आपसे आपकी उस जीवन यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे आपके बाल्यकाल से। आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरह की पारिवारिक परिस्थितियां और स्कूलिंग आपने किस तरह के स्कूल से ली, गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से, किस तरह का 1944 का वो दौर जब आपने जन्म लिया, देश पराधीन था, क्या कुछ स्मृतियां आपको उस दौर की हैं? हमारा परिवार जोधपुर से है और हमारा परिवार जोधपुर के प्रमुख शिक्षा संपन्न लोगों का माना जाता था। और हमारे जो पिताजी थे वो फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और जोधपुर रियासत में अकाउंटेंट जनरल थे। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि तो काफी अच्छी थी, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ उस वक्त हमारे पिताजी को रिटायर हुए भी 10-15 साल हो गए थे। तो वो दिनों हम लोगों को काफी संघर्ष का दौर रहा हमारे परिवार में। लेकिन हमारे परिवार में हमारे पिताजी जो है वो परिवार के विभिन्न लोगों को विभिन्न गांवों से और इधर उधर से लाके हमारे घर पे रखते थे और उनको पढ़ाते थे और उनको हर संभव सहायता करते थे। हमारे परिवार में 8 भाई हैं और 3 बहनें हैं और सब लोगों को परिवार में स्वतंत्रता थी कि वो कैरियर अपना चुने और अपने हिसाब से जी सकते हैं। फादर ने जो है वो खाली अपने दोस्त जैसे बच्चों को ट्रीट किया और उनको कहा कि भाई तुम्हारी मर्जी हो, जैसे कर सकते हो। और उसी परंपरा के तहत हमारा जो एडमिशन है बाल्यकाल में, बाल निकेतन एक स्कूल है जो गांधीयन प्रिंसिपल पे चलती थी और हाथ से काम को बढ़ावा देती थी, क्लास में झाड़ू लगाने को प्राथमिकता देती थी और रचनात्मक कामों से जुड़ी हुई थी। तो उस संस्था में हमारा एडमिशन करा दिया था और हम लोगों ने 8वीं क्लास तक वहीं पे पढ़ाई करी और उस दौरान हमने बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लिया और गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनको किस तरह अमल कर सकते हैं उस पे भी काफी फोकस्ड रहा विद्यार्थी काल में। बल्कि यहाँ तक हुआ कि जो हम गांधी जी के इतने फॉलोअर हो गए थे कि मैं करीब 6ठी क्लास में था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई गांधी जी ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मार दो तो दूसरा गाल भी प्रस्तुत कर दो, तो क्या तुम इसके लिए तैयार है? तो मैंने कहा हाँ तैयार हूँ। और उसने वाकई दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दी और वो अभी भी जो है वो मेरा करीब 60-70 साल से दोस्त है जो बीकानेर से चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ, महेंद्र कुमार गुप्ता, वो अभी भी है और हम जब भी मिलते हैं तो इसकी सुखद स्मृति करते हैं, याद करते हैं। तो उस तरह के माहौल में हम लोगों का बड़े हुए। चरखा भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग था। सूत काटते थे, सूत की मालाएं, कपड़े भी बनाते थे
तो उसके बाद में हम लोगों ने मैं साइंस और मैथमेटिक्स में मैंने एडमिशन लिया न्यू गवर्नमेंट हाई स्कूल में। और मैं बनना चाहता था मैं इंजीनियर, और उसी हिसाब से मैंने मैथमेटिक्स और साइंस लिया। लेकिन मेरे साइंस और मैथमेटिक्स में ज़्यादा रुचि नहीं पनप सकी, तो मुझे वो कोर्स छोड़ना पड़ा। और फिर मैंने जो है आर्ट्स में जैसे तैसे करके रट्टे मार के और साइंस में और मैथ्स में मैंने 11वीं पास करी सेकंड डिवीजन में। और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, 3 साल का डिग्री कोर्स था। और उसके बाद में मैंने लॉ किया, और लॉ करने के बाद में मैंने बार काउंसिल का एग्जामिनेशन पास किया एज ए प्रोफेशनल लॉयर बनने के लिए। लॉयर भी बनने के पीछे ये भावना थी कि हमारे घर में बाकी सब फील्ड में लोग थे, हमारे ब्रदर्स, लॉ में कोई नहीं था। तो सब लोगों ने कहा कि भाई लॉ में चला जा, तो मैं लॉ में चला गया और मैंने लॉ की पढ़ाई वगैरह करी। उसके बाद में मैं प्रमुख एडवोकेट्स के साथ में मैंने अपने वकालत का भी शुरू काम किया। इसी दौरान मैं जो है कुली जी और हमारे कोमल दादा जो बड़े भाई हैं, उनका काफी आना जाना था, संपर्क था। तो मैंने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में ही पत्रकारिता शुरू कर दी थी, और मुझे राजस्थान पत्रिका में काम करने का मौका मिला। और मैं जब सर आपके पत्रकारिता करियर और उसके बारे में चर्चा करने के पहले मैं कुछ और चीजें जानना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि आपको उस स्कूल में भर्ती कराया गया जहां गांधी की जो रचनात्मक प्रवृत्तियां थी, वस्तुतः वो दौर था लगभग 50 का दशक, क्योंकि 44 का आपका जन्म, और सामान्यतः 5-6 साल के होते होंगे उस समय तब स्कूल भेजते होंगे, तो 50 के आसपास आपकी स्कूलिंग शुरू हुई होगी। और आपने एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश लिया जहां, क्योंकि वो देश उस समय, पूरा देश गांधी के उसमें एक तरह से डूबा हुआ था, और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि आज गांधी जयंती है, और गांधी जयंती के दिन हमें गांधीवादी मूल्यों के जो धनी व्यक्ति हैं कल्याण कोठारी जी, उनसे हम संवाद कर रहे हैं। तो गांधी की उन रचनात्मक प्रवृत्तियों से जो आपका जुड़ाव रहा, तो क्या आपके उस स्कूल के जीवन में गांधी के उन मूल्यों का भी कहीं प्रभाव रहा? क्योंकि गांधी ने जिस तरह का एक सादा जीवन जिया, और आपने कहा कि आपके पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, शैक्षिक दृष्टि से भी संपन्न थे, हालांकि जीवन में कुछ संघर्ष रहे, लेकिन उस दौर में आपका जो जीवन था वो किस तरह का रहा? उस समय के जो रचनात्मक आंदोलन थे, सामाजिक कुरीतियां थी, बहुत सारी चीजें थी, बहुत आगे बढ़ा हुआ नहीं था। तो उस दौर को याद करते हुए आप स्वयं को किस रूप में देखते हैं उस समय? गांधी जी का जो प्रभाव है वो पूरे जिंदगी पे रहा, और ज्यादातर कोशिश करी कि भाई सच बोलने की कोशिश करो, साफ बोलो। हालांकि इसकी वजह से मुझे कई बार नुकसान भी हुए हैं, पर वो छाप जो रहती है बचपन की, वो मेरे पे रही है। और मैं काफी साफ बोलने वाले लोगों में रहा, और ईमानदारी से भी काम करने की कोशिश करी। इसका नुकसान भी हुआ, पर ये मैं कह सकता हूँ कि मैं मतलब गांधी जी का असर जो है अभी तक भी फील करता हूँ मेरे जीवन में। जी जी। अच्छा, आप विज्ञान के विद्यार्थी थे स्कूल में, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, तब आपने साहित्य में किया, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य। तो विज्ञान से सीधे साहित्य, वो भी अंग्रेजी और हिंदी साहित्य की जो आपने पढ़ाई की, तो वो प्रेरणा आपने स्वेच्छा से लिया या कोई पारिवारिक माहौल उस तरह का था, मित्रों ने कहा, पिताजी ने कहा? वो तो हमारा पारिवारिक माहौल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत था, क्योंकि हिंदी में हमारे बड़े भाई कोमल कोठारी का साहित्यिक क्षेत्र में बहुत योगदान था, और वो साहित्यिक लोगों से जुड़े हुए थे। कई कवि सम्मेलन उन्होंने कराए, कई कवियों को बुलाया, कई साहित्यकार आते रहे। तो इस तरह से मेरा हिंदी से जुड़ाव रहा। और इसके साथ ही अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे जो सिस्टर के बच्चे थे वो सब कॉन्वेंट में पढ़ते थे, और वो अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, अंग्रेजी का प्रभाव था, तो उस हिसाब से मैंने अंग्रेजी भी ले ली, और मैंने दोनों में मतलब अच्छे मार्क्स लाके ग्रेजुएशन किया। तो सर, ग्रेजुएशन के जब आप विद्यार्थी रहे, तो बीए का वो कल्याण कोठारी किस तरह का उस समय सोचते थे? मतलब क्या आपके दिमाग में था
कि मैं टीचिंग, क्योंकि जब आपके पास लिटरेचर है और आपके जो बड़े भाई कोमलदा की आपने बात की, वो तो लोक साहित्य में तो उनका अद्भुत योगदान रहा, तो उस समय उन सबको देख करके आपके मन में किस तरह की उधेड़ बुन रही, मैं टीचिंग में जाऊं, लोक साहित्य में जाऊं, के क्षेत्र में जाऊं, क्या वो मतलब? ये एक्चुअली परिवार में कोई लॉ में नहीं था, तो ये सोचा कि भाई लॉ कर लिया जाए। फिर और जर्नलिज्म का भी मैं साथ साथ कर रहा था, तो मुझे जो है जर्नलिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ ही रहा था उस दौरान। लेकिन फिर भी मैंने देखा, एक बार लॉ किया था तो सब लोगों ने ये कहा कि भाई तो किसी वकील के साथ में काम कर ले। लेकिन मैंने जो मरुधर मृदुल है, गुमानमल जी लोढ़ा है, जो हाईकोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस भी हो गए, जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ काम किया 2-3 साल। लेकिन मुझे वो काम पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें ज्यादातर मुनीमगिरी करनी थी। और दूसरी तरफ मैं जब पत्रकार था तो वहां मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारा इम्पोर्टेंस सरकारी और गैर सरकारी रूप से मिलता था। तो मेरा झुकाव पत्रकारिता की तरफ रहा, और बाद में मैंने 2-3 साल बाद अपना पूरा कैरियर जो है पत्रकारिता में आने का ही डिसाइड किया। जी, तो जब राजस्थान पत्रिका में आपने ज्वाइन किया, वो लगभग कौन से वर्ष की बात है? राजस्थान पत्रिका में तो मैंने, मेरे ख्याल है, कब किया, मतलब जब मैंने LLB कर ग्रेजुएशन रहे के थे साथ तभी ही किया, किया। या पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्वाइन किया आपने? नहीं, मैं पढ़ाई के साथ ही लग गया था राजस्थान पत्रिका। तो जब आपने राजस्थान पत्रिका, ये मेरे ख्याल 60 के दशक की बात होगी जब आपने राजस्थान पत्रिका हाँ, में तब राजस्थान नौकरी शुरू की। पत्रिका जो है वो 1 पेज का निकलता था, और उसकी जी, कीमत 1 रुपए थी। और वो भी लोग वहां पे खरीदते नहीं थे, हमको जबरदस्ती राजस्थान पत्रिका पहुंचानी पड़ती थी। तो वो दौर बहुत संघर्ष पूर्ण था। और लेकिन वो राजस्थान पत्रिका इम्पोर्टेंट पेपर था, और उसकी महत्ता थी, जयपुर में जो है वो माना जाना पेपर था, तो उसके हिसाब से जोधपुर में भी उसकी अच्छी कदर थी। जी। लेकिन जो अखबार इतने संघर्ष में उस समय था, क्योंकि पत्रिका शायद 1956 में शुरू हुआ था, ऊपर हाँ जी, हाँ। है ना? 56 में शुरू हुआ, और 60 के दशक में मुश्किल से 5, 7, 8, 10 साल का अखबार रहा होगा जब आपने ज्वाइन किया होगा। तो उस समय कोई बहुत अच्छी सैलरीज भी नहीं होंगी। नहीं, हाँ, सैलरी तो कुछ थी नहीं वहाँ। उस वक्त मुझे 100 रुपए महीना का देते थे, जो भी मतलब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना के बहुत कम लोगों को राजस्थान पत्रिका इतने पैसे देती थी। जी, तो उस समय की जो आपका शुरुआत रही, चूंकि आपने पत्रकारिता की फॉर्मल डिग्री ली नहीं, किसी तरह का उस तरह का अनुभव नहीं था, तो किस तरह के आपके पास चैलेंजेस आए, किस तरह के असाइनमेंट्स आपने किए, और कोई रोचक अनुभव आपके उस समय के रहे हों शुरू में, जिसमें कहीं आपको अब आप सोचते हो तो हंसी आती हो कि मैंने ये क्या किया? मैंने पत्रिका में बहुत सारी मेन स्टोरीज करी, जिनको बहुत रिकग्निशन मिला। और कई बार कई स्टोरीज मेरी फ्रंट पेज पे छपती थी, और आकाशवाणी से भी मतलब लगातार 3-3, 4-4 मिनट तक मेरी पूरी स्टोरी ब्रॉडकास्ट होती थी। और यूएनआई में भी अंग्रेजी का उस टाइम काफी इम्प्रेसिव रोल रहता था, तो यूएनआई में भी मेरी स्टोरीज काफी छपती थी। और मैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एरिक जॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको मैंने एक अपना मेन सोर्स मान के एरिक जॉन रिसर्च स्टोरी की बहुत सारी स्टोरीज करी, जिसको नेशनल रूप से रिकग्निशन मिला। इसी दौरान मुझे यूएनआई में भी पार्ट टाइम काम करने का मौका मिल गया था। और मेरी एक स्टोरी थी जो जिसमें वाइस चांसलर अपॉइंट करने की एक नियुक्ति का था, जिसकी मैंने खबर करी, तो यूएनआई ने वो खबर छापी नहीं। उस वक्त कुलदीप नायर उसके एडिटर थे, और उसके 2 दिन बाद ही वो स्टोरी पूरी करेक्ट साबित हुई और उन्होंने छापी। और कुलदीप नायर का लेटर आया मेरे पास में कि भाई तुम्हारी स्टोरी हमने यूज नहीं करी, लेकिन तुम्हारा सोर्स पक्का था और तुम्हारी स्टोरी अच्छी लगी, तो हम तुमको यूएनआई में प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे उस वक्त जो 20 रुपए देते थे, उसके वक्त मुझे 80 या 100 रुपए उन्होंने देना शुरू कर दिया था। तो ये एक अच्छा रहा। और इसके बाद में मैंने 1965-71 में दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के वॉर को एज ए वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, पीआईबी से एक्रेडिटेड कॉरेस्पॉन्डेंट
मैंने कवर किया और कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों और जो सांसद थे उस क्षेत्र के, उन लोगों के साथ में कई जगह की यात्राएं, कई कई कंडक्टेड प्रेस टूर्स में यात्रा करी, बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट के साथ भी मैं घूमा और फील्ड रिपोर्टिंग का दौर शुरू कर दिया और मैं फिर काफी फील्ड में रहा, डेस्क के साथ ही ये फील्ड में सर रहा। आपने जो ये वॉर रिपोर्टिंग की, उस समय मेरे ख्याल हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी तरफ से कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती होगी वार नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंट कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। उनका एक डिफेंस का एक पीआरओ जरूर रहता था, वो जी संपर्क में रहता था। लेकिन हमारे कुछ संपर्क बहुत अच्छे थे पुलिस में, जिसकी वजह से हमको जो है न्यूज काफी ऑथेंटिक मिल जाती थी। और उसका ये परिणाम हुआ कि एक बार मैंने पाकिस्तान की कुछ अगली जो चौकियां थी उनको भारत ने हथिया लिया है, भारत ने कब्जा कर लिया, ये खबर मैंने दे दी, जिसको ऑल इंडिया रेडियो ने और यूएनआई ने दी प्रकाशित किया। तो वहां के जो कलेक्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तुम इसका सोर्स बताओ कि कहाँ से ये स्टोरी मिली। तो मैंने कहा मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। तो मुझे वो उस वक्त गिरफ्तार करने के लिए भी तैयार हो गए थे कि भाई ये सोर्स बताना पड़ेगा। लेकिन वो उस वक्त इतने संपर्क थे तो बाद में इससे मुक्त हो गया। और लेकिन एक ये स्टोरी काफी यादगार रही। और उन दिनों पत्रिका में भी जो है फ्रंट पेज में मेरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयों की खबरें छपी। और इसके साथ ही उस वक्त धर्मयुग और हिंदुस्तान जो है वो साप्ताहिक अखबार बहुत अच्छे थे, उनमें भी मेरी वॉर संबंधित कई स्टोरी छपी। और इस तरह से जो है मुझे काफी रोमांचक वॉर स्टोरीज करने का, आगे फ्रंट एरिया में जाने का मौका मिला। तो उससे मैंने काफी अच्छी न्यूज स्टोरी करी और जिसको रिकॉग्निशन। तो सर पत्रकारिता का पूरा युग देखा है आपने, Yeah. 60s का वो दौर जब देश में एक तरह से पत्रकारिता अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, देश आजाद हुआ। Yeah. उसके बाद बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियां, उस मिशनरी दौर से बाहर निकल करके हम स्वतंत्र भारत में आए, पत्रकारिता की अपनी प्राथमिकताएं थी। और ये पूरा का पूरा जो दौर है, और अब जिस तरह से तकनीकी प्रगति हो गई है और पत्रकारिता में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आप अब क्या महसूस करते हैं, क्योंकि अभी भी आप पूरी तरह सक्रिय हैं, कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नए पत्रकारों के साथ आपका भी संवाद संबंध है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं। तो अब इस मोड़ पर आकर के आपको क्या महसूस होता है पत्रकारिता में इस बदलाव को देखते हुए? पत्रकारिता जो है हम लोग जब करते थे वो बिल्कुल ही साधारण स्तर पे थी। जब वहां पे न्यूज भेजने के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस में जाके फैक्स करने पड़ते थे, टेलीप्रिंटर भी थे, वो खट 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 कर करके बहुत धीरे धीरे न्यूज जाती थी। तो और टेलीफोन की सुविधा और ये जो है जो बहुत स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे उनको ही मिलती थी, जो हम लोग कई बार टेलीफोन से न्यूज लेते थे यहाँ से। तो वो दौर तो बहुत ही कष्टदायक था। और कई बार हम जो टेलीग्राम से जो न्यूज भेजते थे वहाँ पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस में जाके न्यूज देनी पड़ती थी। ब्लैकआउट्स वगैरह में भी जो वॉर के टाइम में हम ब्लैकआउट में न्यूज भेजते थे, तो हम जब सड़क पे जाते थे तो खाली अकेला मैं ही दिखता था। और वार के दिनों में हमारे यहाँ से सब लोग माइग्रेट हो गए, हमारे परिवार से भी लोग माइग्रेट हो गए, क्योंकि लगातार बम पड़ रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि रिपोर्टिंग में था तो मैं अकेला जोधपुर में, हमारा करीब 50 जनों का परिवार था, तो वो सब लोग चले गए वहाँ बोरोदा पास के गांव में। लेकिन मैं वहीं रहा। और उस वक्त एक आरएएस ऑफिसर थे जो सिटी मजिस्ट्रेट भी थे, तो वो मेरे साथ मेरे घर में आके रह गए और हम दोनों ने उस वक्त जो है रिपोर्टिंग करी और उसका लाभ उठाया। जी, तो ये जो पत्रकारिता को आपने देखा और लगभग 3 दशक तक आप जुड़े रहे अखबारों से, फिर क्योंकि जब से मेरा आपसे परिचय हुआ है आप एडवोकेसी के क्षेत्र में काम कर रहे थे, और किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ करके आपने सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा शिफ्ट आपके करियर में है। तो वो जो शिफ्ट आया, पत्रकारिता में जो है वो बाद में उन दिनों अंग्रेजी की बहुत मान्यता थी और अंग्रेजी के रिपोर्टर को पूछते बहुत थे।
तो मैंने जब मुझे मौका मिला तो मैं यूएनआई में शिफ्ट हो गया और यूएनआई के दिल्ली ऑफिस में कुलदीप नायर और दूसरे और एडिटर्स के साथ काम किया। बाद में मुझे यूएनआई में जयपुर में ट्रांसफर मिल गया जहाँ मैं सीनियर सब एडिटर जैसे काम किया। लेकिन बाद में जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो उन दिनों जो तनख्वाह थी वो कम थी, जो तनख्वाह मिलती थी वो कम थी। और हमारे ब्रदर ने उन्हीं दिनों एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस किया शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आ जाओ। तो और उस वक्त उन्होंने अच्छे ऑफर करी तो मैं जर्नलिज्म छोड़ के उनके साथ जुड़ गया और करीब 10 साल तक मैंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में खेतड़ी में, सवाई माधोपुर में, मध्य प्रदेश में, कोल्ड फील्ड में काम किया। लेकिन वापस मैं, क्योंकि मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट रहा, जर्नलिज्म में काम किया, मेरा मन नहीं लगा और मेरा इतनी सफलता भी नहीं मिली। तो मुझे वापस छोड़ के बिल्कुल नए सिरे से जर्नलिज्म में आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कमला ने मुझे ये कहा कि भाई ये पूरा काम छोड़ दे, तो तेरे बस की नहीं है और इसमें नुकसान भी बहुत हुआ है। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तो मैं वापस राजस्थान पत्रिका में गया कि भाई मुझे रख लो। तो राजस्थान पत्रिका वालों ने कहा हाँ रख तो लेंगे, लेकिन आपको जो गुलाब कोठारी वो मुझसे काफी छोटे हैं। तो घर पे जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि तुमको ये गुलाब कोठारी की और ये जो सब छोटे लोग हैं उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, उनका क्या मानना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो मैंने कोमला पूछा मैं क्या करूं? तो कोमला ने कहा भाई तू जब जर्नलिस्ट रहा, जर्नलिज्म में इतना अच्छा काम किया, तो क्यों तू जर्नलिज्म में वापस क्यों नहीं चला जाता? तो मैंने कहा मेरी ओपनिंग नहीं है। तो कोमला ने मेघराज शेमाली जी जो डीपीआर में काफी बड़े पद पे थे, वो रिटायर होके आईडीएस में काम करते थे, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में। तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में पार्ट टाइम काम दिला दिया। तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट में मीडिया कोऑर्डिनेटर जैसे लग गया। और जब वहां मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर का जब काम कर रहा था तो वहां पे कई सेमिनार, कई ऑर्गेनाइजेशन आते थे, कई वर्कशॉप हुए, कई कॉन्फ्रेंसेस हुई और मैं लगातार वहाँ काम करता रहा। और मेरे काम, क्योंकि मेरी रुचि थी, लिखने पढ़ने का ठीक था, पत्रकारिता में भी कॉन्टैक्ट थे, क्योंकि पुलिस की वजह से सब काफी लोग जानते थे और वो बैकग्राउंड था। तो मेरी खबरें भी काफी छपती थी, तो जहाँ मैं काम कर रहा था वो सब लोग खुश थे। इसी दौरान में मेरे सिकोई डिकॉन के शरद जोशी जी से मुलाकात हुई। वो एक एनजीओ चलाते थे सिकोई डिकॉन करके। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ पार्ट टाइम शुरू कर दो। तो मैंने वो पार्ट टाइम शुरू किया। इसके साथ ही मैंने फिर जब मैं 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पार्ट टाइम काम ले रहा था, तो उस टाइम मुझे करीब 7-8 ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंटल सेक्टर के लोग एनजीओ थे उसमें मुझे काम मिल गया। उसी दौरान मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन है, राजस्थान प्लानिंग कमीशन है, इन सब में मुझे मीडिया कंसल्टेंट प्रोफेसर वीएस व्यास मुझे आईटीएस से जानते थे और वो प्लानिंग कमीशन में थे, तो मुझे प्लानिंग कमीशन में भी जोड़ लिया। तो इस तरह से मुझे कई डेवलपमेंटल सेक्टर में काम करने का मौका मिला। तो उसी दौरान मुझे इन सब लोगों का काम देख के लगा कि भाई एनजीओ सेक्टर में अच्छा स्कोप है। तो मैंने अपना खुद का एक एनजीओ संवाद के नाम से, जो है लोक संवाद के नाम से, मैंने अपना एनजीओ 2000 में रजिस्टर कराया। और उसके बाद में मैंने करीब 2-3 साल बाद मुझे यूनिसेफ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थे मीडिया के, तो मुझे यूनिसेफ से भी काम मिलने लग गया था, मीडिया का छोटा छोटा काम। तो मैंने यूनिसेफ के साथ में काम शुरू कर दिया। और फिर बाद में हम लोगों ने इन सब कामों के साथ में भी मैंने मीडिया एडवोकेसी के काम जो है वो लेने शुरू कर दिए। और यूनिसेफ बाद में मेरा बड़ा क्लाइंट बन गया और मैं यूनिसेफ के साथ में करीब 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी मैं यूनिसेफ के साथ में काम करता हूँ। और मुझे यूनिसेफ में काम करते हुए डेवलपमेंटल सेक्टर में
बहुत मौके मिले और बहुत काम हम लोगों ने किया। हमने आपके साथ में भी, आपके सानिध्य में भी 4-5 साल काम किया, जो मेरे ख्याल है मीडिया के क्षेत्र में लैंडमार्क काम हुआ उन दिनों राजस्थान में। जो और यूनिसेफ की जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थी लास्ट दौरान में करीब 5-6 साल तक सुचरिता वर्धन जी, सुचरिता वर्धन, उनका कंटिन्यूस सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से हमने आपके साथ में मिलके ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करी, जो देश में कई अंचलों से प्रतिभागियों ने भाग लिया, सैकड़ों की संख्या में, और काफी सक्सेसफुल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्फ्रेंसेस करी। तो इस तरह से मैं अभी लगातार काम कर रहा हूँ, और मैं अपनी एज को जो है बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ना बताता हूँ कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। मैं जब 70 का था तब मैं अपने को 55 का ही बताता था। तो जी। सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में इतना वैविध्य रहा, करियर में इतना वैविध्य रहा, पत्रकारिता में भी आपने उस समय ज्वाइन किया जब सारा संघर्ष था, आपने पत्रकारिता तब छोड़ी जब उसमें कुछ कहना चाहिए कि एक प्रमुखता मिलने लगी, कहीं प्राथमिकता मिलने लगी, तब आपने छोड़ दिया। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए 1 दशक तक, वहां फिर आपका मन नहीं रमा, फिर आप डेवलपमेंट सेक्टर में आए, वहां भी फिर एक बिल्कुल एट स्ट्रेस से शुरू किया। तो ये सारा जो एक पूरा चक्र रहा, और मुझे भी लगभग 8-10-15 साल तो आपके साथ जुड़े हुए हो गए, और मैं देखता हूँ आप निरंतर सक्रिय रहते हैं। मुझे लगता है शायद 24 घंटे भी कम पड़ते होंगे, सोते उठते बैठते जागते आप लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स पर सोचते हैं। तो ये जो आपकी सक्रियता है निरंतर, इसके पीछे इसका क्या राज है? मतलब क्या आपको वो मोटिवेशन है कि आप लगातार काम करते रहते हैं बिना ये चिंता किए कि इसमें कितना धन मिल रहा है या कितना क्या लाभ मिल रहा है? वो जो एक मिशन देखा है, कमिटमेंट देखा है मैंने, वो प्राय देखने को नहीं मिलता है। लोगों को लगता है जीवन में बहुत कर लिया, अब आराम करते हैं, लेकिन ये जो आपकी सक्रियता है, इसके पीछे क्या कारण है या क्या राज है इसका? इसमें मैं सोचता हूँ कि मेरी जो प्रवृत्ति है वो मुझे काम करके ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। मुझे अगर मैं आप जैसे मुझे अभी दिनों में काम है, तो मैं अपने हिसाब से नए नए प्रोजेक्ट सोचता हूँ, और उनकी सोचता हूँ कि भाई कौन सी जगह जाके हमको ये काम मिल सकता है। तो निरंतर मुझे जो है काम करने की, और मैं ये नहीं सोचता कि भाई मेरी एज ज्यादा हो गई है, मुझे काम नहीं मिलेगा। हालांकि कई जगह मुझे ये भी सुनने को मिलता था कि भाई आप ही काम करते रहोगे, नए लोगों को कब मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं जो है हमेशा अच्छा, और दूसरा मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं ये सोचता हूँ कि भाई मुझे जो काम करना है मुझे बेस्ट देना है। तो जब मेरी ये बेस्ट देने की जो सोच है, उसके से हमारे काम सब अच्छे रहे और हमारे संपर्क भी बहुत अच्छे रहे, और ईमानदारी से काम करने की वजह से लोगों से जुड़ाव जो रहा वो निरंतर मुझे सपोर्ट करते रहे। क्योंकि मेरे पास में कोई बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन जो सपोर्ट में थे या जो जिनके साथ मैं काम करता था, जहाँ पे भी मैंने काम किया ईमानदारी से किया, और उनको मैंने पूरा मतलब जहाँ पे भी उनका जो उपयोग होता था उनका उपयोग किया और उसका पूरा एक्नॉलेज किया। तो उसी की वजह से मुझे बार बार मार्गदर्शन मिलता रहा कि नहीं भाई यहाँ काम कर लो, यहाँ काम कर लो। तो मुझे लगातार काम मिलता रहा, और मैं कुछ ना कुछ काम करता ही रहा हूँ, और अभी भी मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। और अभी इन दिनों हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का सोच रहे हैं, जो राजस्थान की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, उसको मैं यूनेस्को के एक एडवाइजर हैं, उनके साथ में मिलके जो है हम लोगों के यहाँ 2 साल का एक प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, और आजकल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। और इसके साथ में हमें यूएनएफपीए के साथ में डिसेबिलिटी पे जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उस पे भी हम लोग कॉन्फ्रेंस और सेमिनार वगैरह करते हैं। सर, आपने बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ काम किया, और कई परियोजनाओं के तहत या पारिवारिक जो इस तरह का माहौल बना उसके तहत आपको विदेश जाने के बहुत मौके मिले, और आपने पूरे यूरोप का दौरा किया, और आपने साउथ अफ्रीका गए, बहुत सारी जगह आपका जाना हुआ। तो वो पश्चिम में जिस तरह से काम हो रहा है, विभिन्न देशों में जिस तरह से काम हो रहा है, अपने देश में जिस तरह से काम हो रहा है, वहां की जीवन शैली, तो उन सारी चीजों को
आपने बहुत निकटता से देखा है, महीनों आपको रहने का मौका मिला है, किस तरह का महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि हम भी विदेशों में जाके बस जाएं, वहीं काम करें? ये भारत के प्रति मोह, इसके बारे में कुछ बताइए, आपकी किस तरह की विदेशों में शॉर्ट जी। टाइम जाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबे टाइम रहने में अटपटा लगता है, क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ पे रहते थे कि भाई किसी काम में प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ तो वापस जल्दी आने की रहती थी। हालांकि मैं 4 महीने 6 महीने भी अमेरिका में रहा, क्योंकि बेटी वहाँ थी। हम लोगों ने ये जो हम लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते थे, तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, यूएन मिलेनियम जैसे प्रोजेक्ट चल रहा था, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो उस दौरान हमको कई फॉरेन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका, दुबई और इस तरफ जाने का मौका मिला, और उन्हीं के साथ में उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भाग लिया। सर, आप अभी भी जैसे सक्रिय हैं, मैंने कहा कई बार मैंने देखा है कि ड्राइवर नहीं आया, आप स्वयं गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, तो ये जो आपकी कर्मठता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जनरली दिन किस तरह से रहता है आपका? सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या अखबार पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, किस तरह से आप अपने आप को इंगेज रखते हैं? क्योंकि लोगों से मिलने का भी आपका शौक है, जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस तरह का, क्योंकि आपका वो जो जीवन शैली है उससे मुझे लगता है कि दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, कैसे हम आपको बिजी रख सकते हैं और इंगेज रख सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। एक तो मैं जो भी नया होता है उसको सीखने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो भी नई टेक्नोलॉजी है या नया जो भी आ रहा है उससे मैं कैसे एक्वेंटेड रहूं, तो उसकी तरफ मेरा और मैं कंप्यूटर, ये सोशल मीडिया, इन सबको यूज करता हूँ, और जो भी एआई टूल भी अब मैं यूज करने लग गया हूँ। तो एक तो ये मेरी रहा है। दूसरा, मैं अपना करीब नियमित जीवन है मेरा। मैं सुबह उठता हूँ, फिर करीब 1-1.5 घंटा अखबार पढ़ता हूँ, फिर बाद में मैं हम लोगों के बचपन से ही एक आदत हो गई थी कि हम एक डायरी बनाते थे, उसमें दिन में क्या काम करना है, आगे आने वाले में क्या काम करना है, तो उसको बराबर नोट करते थे। तो ये सब चीजें, और व्यवस्थित और मिलने जुलने का और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में पार्टिसिपेट करने का तो क्योंकि मौका भी मिलता था, और ज्यादातर जो हमने फॉरेन टूर किए या जो देश में भी टूर किए वो एज ए स्पेशल गेस्ट वीआईपी जैसे टूर किए, तो उसमें हमारा पैसा बहुत कम लगता था। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी जिसकी वजह से मौके मिले, और इसको हमने एंजॉय किया पूरा। और इसके साथ ही मुझे बाद में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का से मैं जुड़ गया था। पीआर के बहुत सारे लोग हमारे जान पहचान के थे, और वो भी मैं इसलिए जुड़ा था कि मुझे मीडिया के काम में पीआर की मदद चाहिए थी, और जो हम मीडिया कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे उसमें मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए थे। तो मैंने देखा वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आते हैं, तो उसको उनको कैसे इन्वॉल्व करूं, तो उस मुहिम में मैं पीआरएसआई में रहा, और पीआरएसआई का चेयरमैन भी मैं रहा 6-7 साल जयपुर में, और अभी भी मैं पीआरएसआई के लिए एक्टिवली काम कर रहा हूँ। सर, आपने जिस तरह से बातचीत की, आपका एरिया बहुत लंबा चौड़ा रहा, पत्रकारिता में, जनसंपर्क में, डेवलपमेंट सेक्टर में, कॉन्फ्रेंसेस में, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बहुत कुछ आपने किया। लेकिन आपने अभी तकनीक की बात की। एक क्षण के लिए हम कल्पना करें कि ऐसी तकनीक आ जाए कि हमारे जीवन की घड़ी उल्टी शुरू हो जाए। अभी आप 80 में हैं, अगले साल 79, फिर 78, फिर उल्टा चलने लगे, तो आपको क्या लगता है कि हम ऐसी क्या चीजें हैं जो छूट गई और आप उन्हें करना चाहते हैं अब, या सब कुछ पा लिया? नहीं, अभी भी लगता है कि जो मैंने किया वो पूरा नहीं किया। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि स्वास्थ्य की वजह से और उम्र की वजह से जो है ये सब संभव होगा। लेकिन अभी भी इच्छा रहती है कि भाई मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं और कैसे काम कर सकूं, इसमें सक्रिय रहना चाहता हूं। तो कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहते हैं? कोई प्रकाशन का क्षेत्र, मतलब जीवन में कुछ होता है ना, कई बार कभी अपन अकेले में बैठे हैं, सोचें कि यार ये कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, कुछ कविता लिखते, कुछ उपन्यास लिखते, ऑटोबायोग्राफी लिखते, कुछ भी इस तरह की कोई कल्पनाएं या जो करना चाहें? मेनली सब जो है
अच्छे कार्यक्रम, अच्छी परियोजना को लेके काम करने की है कि भाई अच्छे लोगों को जोड़ के और अच्छा काम करना चाहिए, जिससे समाज में और पहचान बने और लोग जाने और अच्छा मौका मिले और आगे की पीढ़ी के लिए भी कुछ चीज तैयार हो सके। सर, खान पान की भी बात करें अपन कि आप किस तरह का भोजन में आपकी रुचि रहती है? सब कुछ ले लेते हैं आप? मीठा है, मिठाई है, या नमकीन है, या है ना, कई हम बार लगता है ना। जी जैन परिवार से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं सभी तरह का खाना एंजॉय करता हूँ। नॉन वेज भी करता हूँ, वेज भी करता हूँ, और विदेशों में गया तो और भी तरह के खाने हमने टेस्ट किया है और एंजॉय किए। तो खाने में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने पीने का मुझे शौक भी है। और वो ऐसी कौन सी डिशेस हैं जो आप प्राय पसंद करते हैं? खाने में मुझे सब चीजें अच्छी लगती है। मुझे मोस्टली वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स का शौक है। जी। और अच्छा, आपकी ये सब जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, इनसे हट करके और कौन सी ऐसी अभिरुचियां हैं जो आप व्यक्तिगत रूप में महसूस करते हैं? कभी कोई गाना गुनगुनाते हैं, या किस तरह का, मतलब आपकी हॉबीज या कोई है इस तरह? ये जो कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, या लोक गायन, लोकगीत के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें मेरी रुचि है। और इसी दौरान अब मैंने करीब फ्रांस में 4 साल ये लोक कलाकारों के साथ बिताए हैं। 4 साल तक मैं पेरिस और यूरोप के विभिन्न देशों में रहा, और ये लोक कलाकारों से मेरा काफी जुड़ाव रहा। तो उनके प्रोग्राम सुनने में मेरी रुचि रहती है, कभी उनसे मिलने मंच पे का। भी किए? मंच पे भी आपने परफॉर्मेंस की कभी, थिएटर का या उस तरह का? मंच में तो मैं पहले शुरू में 1-2 नाटकों में काम किया, और बीच में मुझे सितार बजाने का शौक लगा, तो मैंने सितार सीखा था, और कुछ गाने की भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, लेकिन इसमें मैं जम नहीं पाया। अच्छा, गीत वगैरह नहीं गुनगुनाते हैं नहीं कभी? आज के जो या पुराने गीत हैं उनमें रुचि हो, कभी बैठे हैं नहीं, तो ऐसा गुनगुना रहे नहीं। हैं, उस तरह की शौक नहीं है? चलिए, अपना अंतिम सवाल, आप अपने जीवन का निचोड़ किस तरह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आपने बहुत सारे युवाओं के साथ काम किया, विद्यार्थियों के साथ काम किया, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, उनकी सारी उठा पटाकर बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में, उन सबको भी आपने बहुत देखा। तो क्या आप किस तरह का उसको पूरे को मूल्यांकन करना चाहेंगे, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले, किस तरह से हम आगे बढ़ें, निरंतर सक्रिय रहें, पॉजिटिव सोच के साथ? कुछ बात कह सकेंगे? जी मेरा मेरा तो एक ख्याल है कि हर एक आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए, और जी संघर्ष करके जो पाते हैं वो उसमें खुशी अलग तरह की होती है। तो और अपने काम में पारदर्शिता, ईमानदारी और ये रखना जरूरी है, ताकि संबंध आपसे जो है वो लंबे समय तक चल सके। मैं इसी को प्राथमिकता देता हूँ, और इसी पे निर्वाहन करना चाहता हूँ। इसके साथ ही परिवार और समाज के लिए अगर कुछ अच्छा काम कर सकें, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, कहना आसान है, लेकिन कोशिश या मन में ये इच्छा रहती है कि भाई समाज का भी कुछ अच्छा काम करें, कुछ समाज में अच्छा नाम रहे। नहीं, कुछ बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रख के हम प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। मुझे लगता है महात्मा गांधी ने में कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो आपने जिस तरह से सक्रिय रहते हुए बड़ी कर्मठता और प्रामाणिकता के साथ जिस तरह से जीवन को जिया है, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी आपकी इस बातचीत को सुन करके, आपके इन कार्यों को देख करके निश्चित रूप से प्रेरित होगी और कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगी। हम तो यही शुभकामनाएं प्रकट अंत करते हैं। में साहब एक बात और कहना चाहता हूँ। मुझे जी मेरे जीवन में जो है आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा, और मैं आपके सानिध्य में कई महत्वपूर्ण काम कर सका, जो जी जिसकी उपलब्धि का पूरा श्रेय आपको है। और मेरे जो कैरियर में है, आपने जितने इजाफा किया ना, तो उससे कई लोग मुझे अभी भी डॉक्टर या प्रोफेसर ही समझते, मतलब लेक्चर टीचिंग के ग्रुप में ही समझते बिल्कुल, हैं। आपने सही कहा, ये एक टीम स्पिरिट है। हाँ, हमें भी आपसे बहुत सारा सहयोग मिला, नए नए आइडियाज, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने तो आपको देखा है कि शायद सपने में भी आप कुछ सोचते हैं नया कि वो काम हो जाए। सुबह उठते ही जब आपका पहला टेलीफोन आता था एक नई आइडिया के साथ, और आता क्या था, अभी भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से ये निरंतरता है वो हम सबको भी प्रेरित करती है। तो ये एक संयोग है। तो हम तो यही चाहते हैं आप इसी तरह से स्वस्थ रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए शतायु हो, और हम सभी को इसी तरह
अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।